हेलो एवरीवन। अभी हम ल्यूसेन जी के मॉडर्न इंडिया में देखेंगे क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि क्रिप्स मिशन आया था और क्रिप्स मिशन को इंडियन नेशनल कांग्रेस ने रिजेक्ट कर दिया था। अब कांग्रेस ने क्रिप्स मिशन को रिजेक्ट तो कर दिया, लेकिन कांग्रेस फिर से हताश हो गई, निराश हो गई। अब आगे क्या करना है उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर वो लोग गांधी जी के पास गए और गांधी जी ने बोला, अब इंडिविजुअल सत्याग्रह छोड़ दो और सिविल डिसोबीडियंस और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से भी बड़ा कुछ प्लान करता। और उसी टाइम इन लोगों ने स्टार्ट किया क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट को अगस्त मूवमेंट या अगस्त क्रांति भी बोलते हैं। और ये मूवमेंट लॉन्च किया गया 9 अगस्त 1942 को। और इस मूवमेंट को लेड किसने किया? महात्मा गांधी ने। इस मूवमेंट में स्लोगन्स दिए गए थे क्विट इंडिया, भारत छोड़ो। और गांधी जी ने इसी मूवमेंट में कहा था डू और डाई। तो इस मोमेंट से पहले गांधी जी ने एक बहुत खतरनाक स्पीच दी थी। और गांधी जी को 40 साल में इतना गुस्से में कभी नहीं देखा गया था। उन्होंने बोला, अगर जापान हम पे कब्जा कर लेगा तो हमें चलेगा, लेकिन हम इन अंग्रेजों की गुलामी नहीं करेंगे। और उसी टाइम गांधी जी ने अपनी स्पीच में कहा था डू और डाई, करो या मरो। ये जो क्विट इंडिया मूवमेंट का रेजोल्यूशन था, ये कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने पास किया था 8 अगस्त 1942 में बॉम्बे में, जब उनकी इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो बॉम्बे सेशन था उसमें। आज इस मूवमेंट के लीडर कौन बने? गांधी जी। अभी हम देखते हैं कि जो रेजोल्यूशन पास किया था उसके अकॉर्डिंग इस मूवमेंट के प्रोविजंस क्या क्या थे। इसमें बोला कि एक इमीडिएट एंड चाहिए ब्रिटिश रूल के ऊपर, मतलब तुरंत ही रूल खत्म करो, एकदम कट लो, चाहिए ही नहीं, हमें ब्रिटिशर्स चाहिए ही नहीं। ये डिक्लेयर कर दिया गया कि हमें इंडिया को आज़ाद कराना है हर तरीके के साम्राज्यवाद और फैसिज्म के अगेंस्ट में। एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है उसकी फॉर्मेशन होगी जब ब्रिटिशर्स यहाँ से चले जाएंगे। हम खुद देख लेंगे कि हमें कैसे फॉर्म करनी है, लेकिन फिलहाल हमें ब्रिटिशर्स नहीं चाहिए। फिर से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट में स्टार्ट करने की परमिशन दे दी गई थी। अभी हम बात करते हैं कॉजेज की कि क्विट इंडिया मूवमेंट के कॉजेज क्या क्या थे। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हो गई थी 1939 में। और जापान जो कि एक एक्सेस पावर था, उसने ब्रिटिश की नाक में दम कर रखा था। उसने बहुत सारी ब्रिटिश की कॉलोनीज जो थी वो हथिया ली थी। और अब वो इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर्स पे जाके इंडिया की जो टेरिटरी थी वो भी लेने लगा था। इनफैक्ट जापान ने 23 मार्च 1942 को जो अंडमान है उसे पूरी तरीके से हथिया लिया था। और जो ब्रिटिश ने अपनी टेरिटरीज खो दी थी साउथ ईस्ट एशिया में, जैसे बर्मा और सिंगापुर की कॉलोनीज ब्रिटिश ने खो दी थी, उसके बाद उनकी जो पॉपुलेशन थी वो बहुत लड़खड़ा गई थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या। इंडियंस ये बात समझ गए थे कि ब्रिटिशर्स उन्हें जो एक्सेस पार्स है उनके एग्रेशन से नहीं बचा पाएगा। और उसके बाद उनका भी वही हाल होना है जो बर्मा और सिंगापुर की कॉलोनीज के लोगों का हुआ है। गांधी जी को ये पूरा भरोसा था कि अगर ब्रिटिशर्स जो है उन्होंने इंडिया छोड़ दिया तो जापान इंडिया को इन्वेड नहीं करेगा, क्योंकि वर्ल्ड वॉर सेकेंड चल रहा था। तो बेसिक जो कमोडिटीज है उसके प्राइजेस आसमान छू रहे थे। अब जो आदमी 200 रुपए किलो के हिसाब से दाल खरीदता था उसे 2000 रुपए देने पड़ रहे थे। इस कारण एक एंगर था, फ्रस्ट्रेशन था लोगों के अंदर। और इसी एंगर को चैनलाइज करने की सोची कांग्रेस ने। जो इमीडिएट कॉज हम बोल सकते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट का ये है, वो है फेलियर ऑफ क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन से नेशनल कांग्रेस को बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी। और जब कांग्रेस ने देखा कि ये तो जो हम मांग रहे हैं वो तो ये दे नहीं रहे, फिर से डोमिनियन स्टेटस की मांग कर रहे हैं। और क्रिप्स मिशन के फेल होते ही इंडियन नेशनल कांग्रेस ने सोचा कि अब हम एक मास सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट करेंगे, क्विट इंडिया मूवमेंट। क्योंकि बातों का तो कोई फायदा हो नहीं रहा था, अब आंदोलन करके ही आज़ादी पानी थी। अभी हम देखते हैं रिस्पॉन्स क्या था क्विट इंडिया मूवमेंट को लेके। रिस्पॉन्स ये था कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उन्होंने गांधी जी को अरेस्ट कर लिया। उन्होंने सारे जो इंपॉर्टेंट कांग्रेस लीडर्स हैं उन सबको अरेस्ट कर लिया था अगले ही दिन। इसी कारण जो मूवमेंट्स है वो यंगर लीडर्स के पास चले गया। जैसे अरुणा आसफ अली है, राम मनोहर लोहिया है, उषा मेहता है, बीजू पटनायक है, सुचेता कृपलानी है, एट्सेट्रा। इन सब के पास चला गया। और इन्होंने जो लीडरशिप वैक्यूम था उसको फिल करने की कोशिश की। जब नेक्स्ट लीडर्स के पास कांग्रेस का नेतृत्व आ गया
जो यंगर लीडर्स हैं उनके पास कांग्रेस का नेतृत्व आ गया। उसके बाद पहली बार ऐसा हुआ था कि कांग्रेस ने अंडरग्राउंड एक्टिविटीज चालू की थी। इन सब में से कुछ लीडर्स है जैसे उषा मेहता है, उन्होंने कांग्रेस का एक अंडरग्राउंड रेडियो सर्विसेज चालू किया था जिनको कांग्रेस रेडियो बोलते थे। इस पूरे इवेंट में, इस पूरे मोमेंट में 1 लाख से भी ज़्यादा लोगों को अरेस्ट कर दिया गया था और 10,000 से ज़्यादा लोगों के ऊपर गोलियां चला के उन्हें मार दिया गया था। बच्चों और औरतों को भी नहीं छोड़ा था। इस मूवमेंट के समय पे पहली बार ऐसा हुआ था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लाठियों के साथ साथ गोलियां भी बरसाई, ओपन फायर कर दिया गया था मॉब के ऊपर और इसी फायरिंग में 10,000 से भी ज़्यादा लोगों की मौत हो गई। इस पूरे मोमेंट में कम्युनल वायलेंस नहीं हुआ था। इंडियन नेशनल कांग्रेस को बैन कर दिया गया था। जब भी कोई मेजर मूवमेंट होता था तो सबसे पहली चीज़ क्या की जाती थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस को बैन कर दिया जाता था और जितने भी लीडर्स थे उन सबको, मेजर लीडर्स, उन सबको अरेस्ट कर लिया जाता था। इसमें भी ऐसा हुआ, इंडियन नेशनल कांग्रेस को बैन किया और जो लीडर्स थे उनको जेल में रखा जब तक वॉर नहीं खत्म हुई तब तक। गांधी जी को हेल्थ ग्राउंड्स में 1944 में रिलीज कर दिया गया था जेल से। लोग जो थे वो गांधी जी को रिस्पॉन्ड कर रहे थे, करते थे मेजर तरीके से, उनकी जो भी बात थी वो सब मानते थे। लेकिन क्योंकि लीडरशिप की एब्सेंस थी, एक लीडरशिप वैक्यूम था, इसी कारण वायलेंस के और गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को डैमेज करने के बहुत सारे इंसिडेंसेस देखे गए। जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं उनको, उन पर आग लगा दी गई, इलेक्ट्रिसिटी, बिजली की तारें काट दी गई, कम्युनिकेशन काटने की कोशिश की गई, रेलवे ट्रैक्स तोड़ने लगे, ब्रिजेस तोड़ने लगे थे लोग। अब कुछ पार्टीज हैं जिन्होंने इस मूवमेंट का सपोर्ट नहीं किया। वो पार्टीज कौन कौन सी है? मुस्लिम लीग है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है और हिंदू महासभा है। मुस्लिम लीग ने बोला कि आप पहले इंडिया का पार्टीशन करो, उसके बाद आप यहाँ से जाएंगे, पार्टीशन करे बिना आप नहीं जा सकते, उनका मानना ये था। और उन्होंने बहुत सारे मुस्लिम्स जो हैं उनको बोला कि आप ज्वाइन करिए, वर्ल्ड वॉर 2 की आर्मी का एक पार्ट बने, उनको ज्वाइन करें। इसके अलावा जो सी राजगोपालाचारी हैं उन्होंने रिज़ाइन कर दिया इंडियन नेशनल कांग्रेस से, क्योंकि वो कंप्लीट इंडिपेंडेंस के अगेंस्ट में थे इंडिया की। इस मोमेंट के चलते पूरे इंडिया में, पूरी कंट्री में हम देख सकते थे कि स्ट्राइक्स चल रही हैं, हड़ताल चल रही हैं और कुछ प्लेसेस में तो पैरेलल गवर्नमेंट्स भी सेटअप हो रही थी, जैसे बलिया, तमलुक और सतारा। बलिया यूपी में एक प्लेस है, वहाँ पे एक लीडर थे चिट्टू पांडे, उन्होंने अपनी इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट बना ली थी। कुछ दिनों तक तो वह आज़ाद रहे थे, लेकिन फिर ब्रिटिशर्स ने आर्मी भेज दी थी और फिर से उस एरिया पे कब्जा कर लिया था। ऐसा ही कुछ हुआ था तमलुक और सतारा में भी। ये मूवमेंट के चीफ एरियाज कौन कौन से थे? वो थे यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, मिदनापुर और कर्नाटक, और ये मूवमेंट चला था 1944 तक। अब क्विट इंडिया मूवमेंट जो है उसके सिग्निफिकेंस क्या क्या थे? ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो अपना पूरा पावर लगा के इंडियंस को सप्रेस कर रही थी, लेकिन लोग फिर भी नहीं मान रहे थे, वो स्ट्रगल कंटिन्यू कर रहे थे। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ऐसा कह दिया था कि हम आपको इंडिपेंडेंस तभी देंगे जब वॉर ख़त्म होगी, लेकिन लोगों ने ये प्रूव कर दिया, इंडियंस ने ये प्रूव कर दिया कि जब तक हम आपको सपोर्ट नहीं करेंगे तब तक आप हमें गवर्न नहीं कर सकते, हम पर राज नहीं कर सकते। इस मोमेंट के बाद जो फ्रीडम मोमेंट का टॉप एजेंडा वो यही था कि हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। अब लोगों के बीच में पब्लिक मोराल जो है वो बहुत बूस्ट हो गया था और एंटी ब्रिटिश सेंटिमेंट्स जो है वो पीक पर थे। ये था लेक्चर क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में। अगर आप लोगों को कुछ समझ ना आया हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। थैंक यू।